राधे राधे दोस्तों, होम साइंस क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हमारा क्लास जो कि मातृकला एवं शिशु पालन का अर्थ एवं महत्व का टॉपिक डी है, जो कि लास्ट टॉपिक है। प्रसव इसमें जो है कि दिया गया है प्रसव के प्रकार एवं प्रसव प्रक्रिया की अवस्थाएं। तो प्रसव के प्रकार एवं प्रसव प्रक्रिया की अवस्थाएं से संबंधित जो भी क्वेश्चन आया उसे हम लोग देखेंगे तथा व्याख्या से हल भी करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि प्रसव में पहले नितंब आना, इसके बाद टांगे और बाहें, अंत में सिर आना वह स्थिति है। तो वह स्थिति कौन सी है? तो यह ब्रिज जन्म है, ब्रिज जन्म हो जाएगा। तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। तो प्रसव के पहले नितंब आना, उसके बाद टांगे बाहें, अंत में सिर आना, तो यह ब्रिज जन्म हो जाएगा। तो शिशु जन्म के कई प्रकार होते हैं। शिशु जन्म के प्रक्रिया निम्नलिखित है। तो पहला सामान्य व स्वाभाविक प्रसव होगा। पहला क्या है? सामान्य व स्वाभाविक प्रसव हो जाएगा। इसमें शिशु जन्म के यह प्रक्रिया और स्वाभाविक प्रक्रिया है। इसमें प्रसव की तीनों अवस्थाएं बाहरी बाहरी से क्रियान्वित होती है। यह समान अवस्था, जैसे प्राकृतिक अवस्था भी कहा जाता है, प्राकृतिक प्रसव भी कहा जाता है, यह स्वाभाविक प्रसव भी कहा जाता है। शिशु जन्म के यह प्राकृतिक और स्वाभाविक प्रक्रिया है। इसमें प्रसव की तीनों अवस्थाएं बारी बारी से क्रियान्वित होती है। और जो है कि उल्टा प्रसव में इसे ब्रिज प्रसव भी कहते हैं। उल्टा प्रसव को ब्रिज प्रसव भी कहते हैं। इसमें पहले शिशु के पैर नीचे और सिर ऊपर, पैर जो कि नीचे और सिर ऊपर होता है। इस प्रसव प्रक्रिया में औजार की मदद ली जाती है। और औजार व उपकरण द्वारा प्रसव, तो औजार व उपकरण द्वारा प्रसव जो है कि जब जब गर्भस्थ शिशु किन्हीं कारणवश समान प्रतिक्रिया द्वारा योनि मार्ग से स्वतः बाहर नहीं आ पाता है, तो औजार व उपकरणों की सहायता से योनि मार्ग को चौड़ा कर शिशु को बाहर निकाला जाता है। तो यह जो है कि औजार व उपकरण द्वारा प्रसव होता है। और जो कि ऑपरेशन द्वारा प्रसव, तो ऑपरेशन द्वारा प्रसव जो है कि जब शिशु सामान्य व प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा योनि से बाहर नहीं आ पाता, तो माँ के उदर में चीरा लगा कर शिशु को बाहर निकाला जाता है। तो माँ के उदर में जो कि चीरा लगाकर शिशु को बाहर निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि माता की रक्त धारा से गर्भ को अलग करने वाला अंग होता है। माता की रक्त धारा से गर्भ को अलग करने वाला अंग कौन सा है? तो खेड़ी है। तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। तो माता की रक्त धारा से इम्ब्रॉय जिसे कहते हैं, गर्भ को इम्ब्रॉय कहा जाता है, को अलग करने वाला अंग खेड़ी, जिसे प्लेजेंटा भी कहा जाता है, प्लेजेंटा होता है, जो भ्रूण काल में अपना खेड़ी प्लेसेंटा आहानाल एम्बलिकॉल एम्बलिकॉल कॉल्ड तथा उल्ब झिल्ली एमनियोटिक से का निर्माण हो जाता है, जो शिशु को पोषण प्रदान करते हैं और उसकी रक्षा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि निम्न पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर चुनिए। तो निम्न पर विचार करना और सही उत्तर को चुनना है। तो प्रसव के पश्चात प्रथम 3 दिन तक स्रावित होने वाला तरल कोलेस्ट्रम कहलाता है। तो यह सही है। प्रसव के पश्चात प्रथम 3 दिन तक तरल कोलेस्ट्रॉल कहलाता है। और इसमें प्रोटीन की उच्च मात्रा होने के कारण ग्लोबुलिन की उपस्थिति होती है। तो यह भी सही है, ए और आर दोनों सही है। तो इसका आंसर जो है कि सी हो जाएगा। ए तथा दो दोनों सही है। तो प्रसव के पश्चात प्रथम 1 से 3 दिन तक स्रावित होने वाला तरल कोलेस्ट्रम कहलाता है। और इससे प्रोटीन उच्च मात्रा होने का के कारण ग्लोबुलिन की उपस्थिति होती है। देखिए एलटी ग्रेड में पूछा गया, 2018 का क्वेश्चन है, यूपी एलटी ग्रेड का है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि अस्पताल में प्रसव कराने से क्या हानि है? अस्पताल में प्रसव कराने से क्या हानि होती है? नर्स की अत्यधिक व्यस्तता से ठीक से प्रसूता की देखभाल नहीं होती है। तो यह सही है। पैसा भी बहुत खर्च होता है, सदस्यों की भी भाग दौड़ अधिक हो जाती है। तो उपयुक्त सभी जो है कि अस्पताल में प्रसव कराने से हानि होती है। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। तो अस्पताल या संस्थागत प्रसव को प्रसूति एवं नवजात के लिए सुरक्षित माना जाता है। इसके बावजूद हमारे परिवेश में लोग
वहां जाने से कतराते हैं, जिसके कुछ प्रमुख कारण निम्न हैं। नर्स की अत्यधिक व्यस्तता के कारण प्रसूति की उचित देखभाल नहीं हो पाती है। इलाज अत्यधिक महंगा होता है, जो सामान्य व्यक्तियों के लिए असाध्य की स्थिति उत्पन्न करता है। घर से अस्पताल की दूरी अधिक होने के कारण परिवार के सदस्यों को अधिक भागदौड़ करना पड़ता है और विशेषज्ञ डॉक्टरों एवं स्टाफ की कमी होती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि प्राकृतिक प्रसव को कहते हैं। तो प्राकृतिक प्रसव को क्या कहते हैं? स्वाभाविक प्रसव कहते हैं। प्राकृतिक प्रसव को जो है कि स्वाभाविक प्रसव कहते हैं। तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। तो प्राकृतिक प्रसव को सामान्य या स्वाभाविक प्रसव भी कहा जाता है। समान प्रसव भी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हर एक गर्भवती स्त्री 9 माह अपने गर्भाशय में रखने के बाद बिना किसी विशेष परेशानी के बच्चे को जन्म देती है। लगभग 80 से 85% महिलाओं को सामान्य प्रसव होने की संभावना होती है, पर अभी इस समय देखिए ज्यादातर ऑपरेशन से प्रसव हो रहा है। 80 से 85% तक महिलाओं का समान प्रसव होने की संभावना होती है, परंतु कुछ स्थितियां जिसमें मां या बच्चे की जान को खतरा होता है, उनका प्रसव सर्जरी के द्वारा गर्भाशय को काटकर शिशु को बाहर निकाला जाता है। अब तो सर्जरी का रोजगार ही हो गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि प्रसव के बाद दो तीन दिन तक जो पीला गाढ़ा तरल पदार्थ स्तन से स्रावित होता है वह है। तो प्रसव के बाद 2-3 दिन तक जो पीला गाढ़ा तरल पदार्थ स्तन से स्रावित होता है वह कौन सा है? तो कोलेस्ट्रम है। अगर एक कोलेस्ट्रल ल रहेगा तो यह नहीं होगा, म रहेगा तो हो जाएगा, कोलेस्ट्रम हो जाएगा। तो इसका आंसर की सही हो जाएगा कोलेस्ट्राम, सॉरी यहाँ पर कोलेस्ट्राम लिखा, कोलेस्ट्रम है, कोलेस्ट्रम हो जाएगा, डी हो जाएगा। प्रसव के बाद 2 से 3 दिन तक जो पीला गाढ़ा तरल पदार्थ स्तन से स्रावित होता है उसे खीस या कोलेस्ट्रम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि शिशु के जन्म के चरणों को सही क्रम में सुव्यवस्थित कीजिए। शिशु के जन्म के चरणों को जो कि सही क्रम में सुव्यवस्थित करना है। तो पहले जो है कि गर्भाशय ग्रीवा का फैलाव और विलोपन होता है। पहले गर्भाशय ग्रीवा का फैलाव व विलोपन होता है, फिर उसके बाद जो है कि ट्रांजिशन होता है। उसके बाद ट्रांजिशन किया जाता है, ट्रांजिशन होता है, फिर उसे पुश किया जाता है, धक्का देना होता है, फिर धक्का देना होता है, फिर सर उभरता है, धक्का देना होता है, फिर सर उभरता है। तो पहले दूसरा हो जाएगा, फिर जो है कि ट्रांजिशन पहला हो जाएगा, फिर धक्का देना तीसरा, फिर जो है कि सर उभारना तो चौथा। तो दूसरा, पहला, तीसरा, चौथा, फिर प्लेजेंटा की डिलीवरी हो जाएगी। दूसरा, पहला, तीसरा, चौथा। तो इसका आंसर जो है कि बी सही हो जाएगा। तो गर्भाशय ग्रीवा का फैलाव और विलोपन, ट्रांजिशन, धक्का देना, सर उभरना, प्लेजेंटा की डिलीवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि प्रसव के बाद की अवधि और दुग्धपान है। प्रसव के बाद की अवधि दुग्धपान क्या है? तो इसे क्या कहा जाएगा? तो प्रसव के बाद की अवधि जो है कि पोस्ट पार्टम और दुग्धपात है। तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। तो अभिकथन ए कर रहा है कि शिशु के जन्म के पश्चात पहले कुछ दिनों तक स्रावित होने वाले कोलेस्ट्रम से शिशु में रोग प्रतिरोधक क्षमता निर्मित होती है। तो यह जो है कि सही है कि कोलेस्ट्रम में गामा ग्लोबुलिन और विटामिन ए भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। तो ये भी सही है, ए और आर दोनों सही है, तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। तो ए और आर दोनों सही है, तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, शिशु के जन्म के बाद 15 से 30 मिनट का समय लगता है, तो वह क्या कहलाएगा? तो 15 से 30 मिनट का समय लगता है तो उसे पार्टूनेट कहा जाता है। जिसे पार्टूनेट लिखा है तो पार्टूनेट कहा जाता है। इसका आंसर ए सही हो जाएगा। जन्म के 15 से 20 मिनट का समय पार्टूनेट कहलाता है। यह वो समय है जब बालक अपने वातावरण को बिल्कुल समायोजन स्थापित करने का प्रयत्न नहीं करता। इस अवस्था के बाद आहार नाल काटते ही बालक स्वतंत्र जीव बन जाता है और जो है कि अपने वातावरण के प्रति प्रतिक्रिया करना प्रारंभ कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि नवजात शिशु का औसत भार होता है। तो नवजात शिशु का औसत भार कितना होता है?
तो नवजात शिशु का औसत भार जो कि 8.5 या 7.5 पौंड हो जाएगा। तो इसका आंसर जो कि 7.5 पौंड हो जाएगा, तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। तो नवजात शिशु का वजन जो कि 6 से 8 पौंड तक होता है तथा लंबाई 18 से 20 इंच तक होता है। बालक शिशु बालिकाओं की अपेक्षा थोड़े से अधिक बड़े होते हैं। बालक शिशु जो कि बालिकाओं की अपेक्षा थोड़े से बड़े होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि अपरिपक्व शिशु वे कहलाते हैं जिनका वजन इनसे कम होता है। तो अपरिपक्व शिशु वे कहलाते हैं जिनका वजन इनमें से कम होता है। तो वह जो है कि 200 किलोग्राम से कम होता है। अगर 2.5 से 3.5 तक शिशु है तो वह स्वस्थ शिशु है। अगर वह 2.5 से नीचे है तो वह अपरिपक्व कहलाएगा। तो यह 2.5 हो जाएगा। तो 2 की ग्रस्त तो अपरिपक्व शिशु कहलाएगा। नाल छेदन के समय गर्भनाल को शिशु की नाभि से कितने इंच की दूरी पर बांधना चाहिए? तो 2 इंच की दूरी पर बांधना चाहिए, सॉरी 4 इंच की दूरी पर बांधना चाहिए। तो इसका आंसर जो है कि डी सही हो जाएगा, 4 इंच की दूरी पर बांधना चाहिए। तो प्रसव के बाद शिशु के नाल को कब काटना चाहिए? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि प्रसव के बाद शिशु के नाल को कब काटना चाहिए? जब उसमें स्पंदन रुके तब काटना चाहिए। तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। तो प्रसव के थोड़ी देर बाद जब उसमें स्पंदन रुक जाता है तब इसे नाभि से थोड़ी ऊपर काट दिया जाता है, जो बाद में सूख कर 8 से 10 दिनों में अलग हो जाता है। गर्भनाल माँ और बच्चे को जोड़ने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि प्रसव के बाद स्त्री को निम्न में से क्या करना चाहिए? प्रसव के बाद स्त्री को निम्न में से क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? तो निम्न में से क्या करना चाहिए? ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए, ज्यादा काम नहीं करना चाहिए, मालिश करवानी चाहिए, आराम कराना चाहिए। तो जो है कि निम्न में से क्या करना चाहिए? तो ठंडा पानी ज्यादातर नहीं पीना चाहिए। तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। तो प्रथम 4 सप्ताह में होने वाले शिशु मृत्यु का कारण क्या है? तो श्वासरोध, जन्मजात असमानताएं, पूर्वकालीन, इनमें से सभी। तो प्रथम 4 सप्ताह में होने वाले शिशु मृत्यु का कारण जो कि श्वासरोध, जन्मजात असमानताएं, पूर्वकालीन, इनमें से जो कि सभी हो जाएगा। यह सभी जो कि 4 सप्ताह में होने वाले शिशु मृत्यु का कारण है। तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि गर्भ में शिशु के शरीर पर कैसा रक्षात्मक पदार्थ रहता है? गर्भ में जो है कि शिशु के शरीर में कैसा रक्षात्मक पदार्थ रहता है? तो जो है कि पतला चिकना या मोम सदृश चिकना पदार्थ रहता है। तो ये जो कि मोम सदृश चिकना पदार्थ रहता है, इसका आंसर बी सही हो जाएगा। तो हमारा जो कि क्लास समाप्त हुआ। अब जो कि हमारा नेक्स्ट क्लास है शिशु के पालन पोषण की विधि, तो यह जो कि नेक्स्ट क्लास में होगा। ठीक है, आप सबका धन्यवाद। ऐसे ही हमारा क्लास देखते रहिए। थोड़ा क्लास जो कि छोटा था, तो ठीक।